देखी सुनी और बीती घटनाएं। जीवन की देखी सुनी और बीती घटनाएं कब और किस प्रकार लेखक की रचना का अंश बन जाती हैं, कभी चेतन तौर पर और कभी बिल्कुल अचेतन तौर पर। ये किसी हिसाब की पकड़ में नहीं आता। विशेषकर अचेतन तौर पर जो अनुभव किसी रचना का अंश बन जाता है, वो कई बार अपनी आंखों के लिए भी एक अचंभा सा होता है। रविंद्रनाथ ठाकुर जी से जब मुलाकात हुई थी, बहुत छोटी थी। कविताएं तब भी लिखती थी, पर बचकानी सी। उन्होंने जब एक कविता सुनाने के लिए कहा तो सकुचाकर सुनाई थी, पर उन्होंने जो प्यार और ध्यान दिया था वो कविता के अनुरूप नहीं था, उनके अपने व्यक्तित्व के अनुरूप था। उसका प्रभाव मुझ पर गहरा हुआ। और फिर जब रविंद्रनाथ ठाकुर की जन्म शताब्दी मनाई जाने वाली थी, तब मैंने उन पर एक कविता लिखनी चाही। कुछ पंक्तियाँ लिखी भी, पर तसल्ली नहीं हुई। फिर मैं मॉस्को चली गई 1961 में। वहाँ जिस होटल में ठहरी थी, उसके सामने मायकोवस्की का बुत बना हुआ था, और जिस जगह वो होटल था उसका नाम गोर्गी स्ट्रीट था। एक रात की बात, लगभग 10 बजे होंगे। मैंने होटल की खिड़की से देखा कि एक जनसमूह मायकोवस्की के बुत के गिर्द इकट्ठा है। ज्ञात हुआ कि कई नौजवान कवि प्रायः रात के समय वहां आकर खड़े हो जाते हैं और बुत के चबूतरे पर खड़े होकर कभी वे मायकोवस्की की कोई कविता पढ़ते हैं और कभी अपनी। रास्ता चलते लोग उनके इर्द गिर्द आकर खड़े हो जाते हैं और कविताएं सुनने लगते हैं, फरमाइशें भी करते हैं, और इस प्रकार एक खुला कवि सम्मेलन आधी रात तक चलता रहता है। हवा ठंडी लगने लगे तो लोग अपने कोटों के कॉलर ऊपर पलट लेते हैं। मेघ बरसने लगे तो सिर के ऊपर छतरी तान लेते हैं। मैं भी कुछ देर के लिए कोट पहनकर इस खुले कवि सम्मेलन में चली गई। यूं तो मुझे रूसी भाषा का एक शब्द भी नहीं आया, पर उनके स्वर की गर्माहट मेरी समझ में ज़रूर आई। फिर जब मैं अपने कमरे में लौटी तो मेरे सामने रविंद्रनाथ ठाकुर का चेहरा भी था, मायकोवस्की का भी और गोर्गी का भी। सारे चेहरे मिश्रित से हो गए, जैसे एक हो गए हों। और उस रात रविंद्रनाथ ठाकुर वाली कविता पूरी हो गई। मरहम इलाही हुस्न दी, कासद मनुखी इश्क दी, एक कलम लाफानी तेरी, सौगात फ़ानी जिस्म दी। आग के पत्ते उपन्यास में उसका मुख्य पात्र जब रोज शाम के समय स्टेशन जाकर आने वाली गाड़ियों में अपनी खोई हुई बहन का चेहरा ढूंढता है, तो एक दिन अनायास ही उसके पैर उसे अपने गांव वाली गाड़ी के अंदर ले जाते हैं। जाड़े के दिन कोई गर्म कपड़ा पास नहीं, वो रात ठंड में गुच्छा सा बैठ जाता है। विचारों में डूबा हुआ उसका मन नींद में भी डूब जाता है। एक स्टेशन पर गाड़ी रुकती है तो उतरने चढ़ने वाली सवारियों की आहट से वो जाग उठता है। देखता है उसकी एक रज़ाई लिपटी हुई है। एक बड़े नर्म चेहरे का बूढ़ा आदमी पास ही सीट पर बैठा हुआ है, एक खेस लपेटे हुए, अपनी रज़ाई उसे उठाकर। एक दिन अचानक इस उपन्यास का ये अंश सामने आया तो याद आया, ये उपन्यास लिखने के 4 वर्ष पहले जब रोमानिया से बल्गारिया जा रही थी, रात बहुत ठंडी थी। पास में अपने कोट के सिवाय कुछ नहीं था, वहीं घुटने जोड़कर ऊपर तान लिया था। फिर भी जब उसे सिर की ओर खींचती तो पैरों को ठिठुरन लगने लगती, पैरों पर डालती तो सिर और कंधों को ठंड लगती। न जाने कब मुझे नींद आ गई, लगा सारे शरीर में गर्मी आ गई है। बाकी रात खूब गरमाइश में सोती रही। सवेरे तड़के जागी तो देखा मेरे डिब्बे में सफ़र करने वाले एक बल्गारियन आदमी ने अपना ओवरकोट मुझ पर रज़ाई की तरह डाल दिया था। ये घटना मैंने चेतन तौर पर इस उपन्यास में नहीं डाली थी, पर लिख चुकने के कितने ही वर्ष बाद जब पढ़ा तो लगा कि उस रात की गरमाइश मेरी रगों में कहीं एक अमानत की तरह पड़ी हुई थी। यात्री उपन्यास 1968 में लिखा था। उसकी एक पात्र सुंदरा बिल्कुल कल्पित थी। मैं उपन्यास के मुख्य पात्र की जन्म कथा जानती थी, उसके संबंध में लिखा भी था। नायक को जानती हूँ उस दिन से, जिस दिन से उसे साधुओं के एक डेरे में चढ़ाया गया था। बहुत बरसों की बात, पर अब भी ध्यान आ जाती है तो बहुत तराशे हुए नक्श वाला उसका सांवला चेहरा उसकी सारी उदासी के समेत आंखों के सामने आ जाता है। पर सुंदरा मेरी कल्पना से निकलकर इस उपन्यास के पृष्ठों में उतरी थी, और मेरी समझ में नहीं आता था कि सुंदरा का पात्र चित्रित करते समय मेरी आंखें क्यों भर भर आती थीं। उपन्यासकार लिखकर सबसे पहले इमरोज़ को सुनाया था, और सुनाते सुनाते जब सुंदरा का जिक्र आया, मेरे अपने कलेजे को जैसे किसी ने कचोट लिया। फिर यह उपन्यास हिंदी में उलथा हुआ। हर अनुवाद छपने से पहले सुना करती हूँ। इसे सुनते समय जब फिर सुंदरा की बात आई, मैं बेचैन हो गई। उपन्यास हिंदी में छप गया तब 1969 था, पंजाबी में 2 वर्ष बाद छपा 1971 में।
उसके प्रूफ देखते समय फिर जब सुंदरा आई तो मैं व्याकुल हो गई। अपने आप को इस अपने दिल में पड़ने वाली कसक का कुछ पता नहीं लगता था। पर 1973 में जब इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद हो रहा था, उस समय जब सुंदरा सामने आई तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मैं स्वयं अपनी नब्ज देख रही हूँ। लेखक के अपने जीवन की घटनाएं उपन्यासों, कहानियों, पात्रों में सदा ढलती रहती हैं, छाती के भीतर से उठती हैं, कागज़ों पर जा उतरती हैं, परंतु ये सुंदरा उसके विपरीत अनुभव है। ये कागज़ों में से उठकर मेरी छाती में उतर गई थी। अचानक लगा जैसे घोर अंधेरे में एक एकाएक दिया जल उठे कि ये सुंदरा मैं हूँ। मैंने चेतन तौर पर सुंदरा में नहीं ढाला था, इसीलिए कई वर्ष तक इसे पहचान नहीं सकी थी। वो अपना अस्तित्व मुझे भीतर ही भीतर खरोंचता था। मैं मन की तहों को टटोलती थी, फिर भी ये पहचान में नहीं आता था। पर जब पहचान में आया तो अपना एक एक विचार तक पहचान में आ गया। सुंदरा जब मंदिर में जाकर शिव और पार्वती के चरणों पर फूलों की झोली उलटती है ताकि जब वो शिव पार्वती के चरणों पर माथा नवाए, तब फूलों के ढेर के नीचे से बाँह फैलाकर मूर्तियों के पास खड़े हुए अपने प्रिय के पैरों को भी हथेली से छू ले और उसके हाथ पर किसी की नज़र भी न पड़े, तो लगा ये मैं हूँ। अनेक वर्ष के चेहरे की इस प्रकार कल्पना करती रही कि अक्षर ही अक्षर फूलों के ढेर की भांति अंबार लगा दिए और जिनके नीचे से बाहर ले जाकर किसी को इस तरह छू लेना चाहती थी कि ऊपर से किसी देखने वाले को कुछ दिखाई न दे। सुंदरा बहुत समय तक चुपचाप फूल चुनती रही और सबकी चोरी से अपने प्रिय के पैर छूती रही। मैं अनेक वर्षों तक कविताओं के अक्षर जोड़ती रही और चुपचाप अपने प्रिय के अस्तित्व को छूती रही। सुंदरा का प्रिय जीता जागता था, पत्थर की मूर्ति के समान था जिसे सुंदरा के मन का सेंक नहीं पहुंचता था, और मैं भी अनेक वर्षों तक सुंदरा की जगह पर खड़ी रही थी। मेरे मन का सेंक भी कहीं नहीं पहुंचता था। एक पत्थर जैसी चुप से टकराता था और सुलगता बुझता फिर मेरे पास ही लौट आता था। सुंदरा जब शरीर पर विवाह का जोड़ा और नाक में सोने की नथ पहनकर मंदिर में अपने प्रिय के अंतिम प्रणाम के लिए आती है, कुछ आंसू लुढ़क कर उसकी नथ के तार पर अटक जाते हैं, मानो नथ की आंखों में आंसू भर आए हों। तो ये समूची मैं थी। मेरे हर चाप छल्ले की आंखों में इस तरह आंसू भर भर आते थे। ओ खुदाया, कभी अपना आप भी अपने से इस तरह छिप छिप जाता है। ये अचेतन मन का कैसा खेल है। पूरे 11 वर्ष की नहीं थी जब माँ मर गई थी। माँ की ज़िंदगी का आखिरी दिन मुझे पूरी तरह याद है। एक सवाल, उपन्यास में उपन्यास का नायक जगदीप मरती हुई माँ की खाट के पास जिस तरह खड़ा हुआ है, उसी तरह मैं अपनी मरती हुई माँ की खाट के पास खड़ी हुई थी और मैंने जगदीप की भांति एकाग्र मन होकर ईश्वर से कहा था, मेरी माँ को मत मारो। और मुझे भी उसी की तरह विश्वास हो गया था कि अब मेरी माँ की मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर बच्चों का कहा नहीं टालता। पर माँ की मृत्यु हो गई और मेरा भी जगदीप की तरह ईश्वर के ऊपर से विश्वास हट गया। और जिस तरह जगदीप उस उपन्यास में माँ के हाथों की पकाई एक आले में रखी हुई 2 सूखी रोटियों को संभाल कर अपने पास रख लेता है, इन रोटियों को टुकड़े टुकड़े करके कई दिन खाऊंगा, उसी प्रकार मैंने उन सूखी हुई रोटियों को पीस कर एक शीशी में रख लिया था। ये सब कुछ मैंने चेतन तौर पर उस उपन्यास में डाला था, पर यात्री उपन्यास में महंत कृपा सागर के किसी भी वर्णन में मैंने चेतन तौर पर अपने पिता की याद को नहीं डाला था। पर जब बरसों बाद मैंने उस उपन्यास को पढ़ा, तो जब महंत कृपा सागर की मृत्यु के बाद उपन्यास का नायक उसकी आवाज़ का अपने मन में ध्यान करता, तो मुझे लगा ये मैं स्वयं अपने पिता की आवाज़ का ध्यान कर रही थी। उनकी आवाज़ में कुछ खास तरह का ऐसा था, नदी के जल के समान, हल्का सा होते हुए भी बहुत भारी और अपने ही ज़ोर से बहता हुआ। कोई पत्थर, कंकड़, पत्ता या हाथों का मैल उसमें फेंक दे तो उससे बेपरवाह उसे बहाकर ले जाता या उसे पैरों में फेंक कर उसके ऊपर से गुजर जाता। उनकी आवाज़ एक सीध में चली जाती थी, इर्द गिर्द की बातें सुनकर कभी रुकती हुई नहीं लगती थी। साधुओं के डेरे में भी घर गृहस्थियों की भांति झगड़े झमेले और निंदा चुगली रचते बसते हैं। जाले इनके कोनों में भी लगते हैं, पर उनकी आवाज़ नदी के वेग के समान इन सब कुछ को बहाकर ले जाती थी। इसकी ओर आँख भरकर देखती तक नहीं थी। ये आवाज़ 2 तरह की थी, एक भारी गहरी और वेगवती, दूसरी बहुत सूक्ष्म, उदास और पवन की भांति पवन में मिलती हुई।
और उपन्यास में महंत कृपासागर जिन बोलों को बार बार दोहराते हैं, याद आया कि वही बोल मेरे पिता के होठों पर हुआ करते थे। मुद्दतें गुजर गईं, बेयारो मददगार हुए। महंत कृपासागर की कहानी का कुछ अंश मैंने चेतन तौर पर अपने पिता के एक मित्र साधु के जीवन से लिया था, पर जब महंत कृपासागर के स्वभाव का वर्णन किया तो अचेतन तौर पर मुझसे अपने ही पिता के स्वभाव का वर्णन हो गया। 15 मई 1973 को जब मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय ने डीलिट की ऑनररी डिग्री दी थी, मेरे घर लौटने पर देविंदर ने अपने जेब में कुछ छिपाते हुए कहा था, दीदी आज कुछ मन आई करने का जी कर रहा है, नाराज़ मत होना। जवाब में मैंने हंसकर कहा था, भाई तुम्हारे मन में जो भी आएगा अच्छा ही होगा। और देविंदर ने जेब में से एक रेशमी रुमाल, मिश्री और 21 रुपये निकाल कर कहा, दीदी तुम्हारे पिता या भाई कोई होता तो कुछ न कुछ शगुन करता, ये शगुन उनकी तरफ से। आंखें भर आईं और याद आया एक सवाल उपन्यास में, जब उपन्यास का नायक अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी भरपूर जवान सौतेली माँ का अपने हाथों उसके मन का विवाह कराता है और वो जवान लड़की थाली में रोटी डालकर कहती है, आ माँ बेटे साथ खाएं, तो वो रोटी का पहला ग्रास तोड़ते हुए कहता है, पहले ये बताओ कि तुम मेरी माँ लगती हो या बहन या बेटी। तो उपन्यास का ये अंश लिखते समय देविंदर मेरे सामने नहीं था, पर 14 वर्ष बाद जब देविंदर ने वो रुमाल, वो मिश्री और वे रुपए मेरी झोली में डाले, मेरे मन में आया हुआ बोल निरा पूरा वही था, तुम पहले ये बताओ कि तुम मेरे पिता लगते हो, मेरे भाई या मेरे पुत्र। एक कहानी पिघलती चट्टान मैंने 1974 के आरंभ में लिखी थी। तब बिल्कुल नहीं जानती थी कि मेरे अचेतन मन की ये कौन सी अभिव्यंजना है। मैंने इसकी पृष्ठभूमि नेपाल के स्वयंभू पर्वत के शिखर पर स्थित एक मंदिर रखी थी, जहाँ एक नवयुवती राजश्री रात के चौथे पहर में जाती है और वहाँ पहुँचकर दूसरी ओर की ढलान की ओर उतरते हुए वो बागीसा नदी के पथ को पहचान लेती है, जिस नदी में कभी 200 वर्ष पूर्व उसके वंश की एक कुमारी ने जीवन से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग खोज लिया था। राजश्री मन के असमंजस में वही मार्ग चुनती है जो कभी उसके वंश की एक कुमारी ने चुना था। साथ ही सोचती है, पैरों के लिए एक यही रास्ता क्यों बना है। कहानी आगे बढ़ती है तो राजश्री के मन में एक युग पलटता है। वो स्वयं को पहचान जाती है, जान जाती है कि किसी एक समय का सत्य हर समय का सत्य नहीं होता, और वो मृत्यु की ढलान की ओर से पैर लौटाकर जीवन की चढ़ाई के रास्ते को पकड़ लेती है। पूरे 2 वर्ष बीत गए। इस कहानी के पात्र के साथ अपने आप को जोड़कर कभी भी नहीं देखा था कि एक रात को अर्ध निद्रा की अवस्था में मेरे जीवन का समय चक्र लगभग 35 बरस पीछे चला गया और मैंने देखा मैं मुश्किल से कोई 20 बरस की हूँ, गुजरावाला गई हूँ, उसी गली उसी घर में जहाँ कभी मेरे पिता की बहन हाको तहखाने में उतरकर चालीसा काटते हुए मर गई थी। कानों में वही आवाज़ आई 35 बरस पहले की, जब मुझे देखकर गली की जीवी का नाम भक्तिन, जो पहले तो मुझे देखती रह गई थी, फिर अपने चकित चेहरे पर हाथ रखकर बोली थी, हाय मैं मर गई। बिल्कुल वही वही हाको, वैसी की वैसी। उस गली में मेरी बुआ हाको के समय की यही एक स्त्री थी जो अभी जीवित थी। उसने ये कहा तो मैंने शीशे में अपने चेहरे को देखकर पहली बार हाको के चेहरे की कल्पना की। यूं तो अपनी बुआ की सूरत से मेरी सूरत का मिल जाना एक स्वाभाविक बात हो सकती थी, पर लगा ये प्रकृति का कोई रहस्य है, शायद होनी का संकेत। मैं उस समय मन की गहरी परेशानी से गुजर रही थी। ब्याह हो चुका था पर मन उखड़ा उखड़ा था। अपने चेहरे में हाको का चेहरा देखा तो आंखें भर आई। लगा हाको का अंत ही मेरा अंत है। वही दिन थे जब मैंने मरना नहीं जीना चाहा। तड़प कर सोचा पैरों के लिए एक यही रास्ता क्यों बना है, और फिर तड़प कर फैसला किया मैं हाको की तरह मरूंगी नहीं, जीऊंगी। जन्मों की बात नहीं जानती थी, पर सोचा जीवी भक्तिन के कहे अनुसार यदि ये सच भी है कि पिछले जन्म में मैं ही हाको थी, तब भी इस जन्म में उस तरह मरूंगी नहीं। पर यह आप बीती मुझे 1947 में कहानी पिघलती चट्टान लिखते समय चेतन तौर पर बिल्कुल याद नहीं थी। मेरा अचेतन मन न जाने किस समय ऊपर आकर ये कहानी लिखवा गया और फिर आँखों से भी अपने आप को चुराता हुआ मन की तहों में उतरकर लोप हो गया। कुछ घटनाएं बहुत ही थोड़े समय के बाद रचना का अंग बन जाती हैं,
पर कुछ घटनाओं को कलम तक पहुंचने के लिए बरसों का फासला तय करना पड़ता है। पहली तरह की घटनाओं में मुझे एक याद है, जब मैं 1960 में नेपाल गई थी। लगभग 5 दिन तक रोज़ शाम के समय किसी न किसी बैठक में कवि सम्मेलन होता था। वहाँ कुछ नेपाली कवि रोज़ मिल जाते थे। उनके कवि थे चढ़ती जवानी में, किंतु बहुत ही गंभीर स्वभाव के। मैंने केवल इतना ही जाना था कि वो रोज़ धीरे से मेरी एक ख़ास कविता की फरमाइश अवश्य करते थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर जिस दिन वापस दिल्ली आना था और कई कवियों के साथ वो भी एयरपोर्ट आए थे, और संयोग था कि उस दिन प्लेन 1 घंटे लेट था। प्रतीक्षा के सारे समय में वो मेरी भारी गर्म कोट उठाए रहे। फिर प्लेन के आने पर जब मैं उनसे कोट लेने लगी तो उन्होंने धीरे से कहा, ये जो भार दिखाई देता है ये तो आप ले लीजिए, जो नहीं दिखाई देता वो मैं लिए रहूँगा। और मैं बस चौंक सी गई थी। दिल्ली पहुंचकर एक कहानी लिखी, हुंकारा। उनके बारे में नहीं, पर यह वाक्य अनायास ही उस कहानी में आ गया। अब दूसरे प्रकार की घटना जो कलम तक पहुंचने में बरसों लगा देती है, उसका एक उदाहरण मेरी कहानी दो औरतें हैं, जिसमें एक औरत शाहनी है और दूसरी औरत एक वैश्या, शाह की रखेल। ये सारी घटना लाहौर में आंखों के सामने होती हुई देखी थी। वहाँ एक धनी परिवार के लड़के का ब्याह था और घर की लड़कियाँ बालियाँ गा बजा रही थीं। उस परिवार से मामूली सा परिचय था। उस समय मैं भी वहाँ थी, पर जब ये पता चला कि लाहौर की प्रसिद्ध गायिका तमंचा जान वहाँ आ रही हैं, वो आई, बड़ी ही छबीली नाज नखरे से आई। उसे देखकर एक बार तो घर की मालकिन का रंग हल्दी जैसा पीला पड़ गया, पर आखिर वह थी तो लड़के की माँ ही। तमंचा जान जब गाना गा चुकी तब शाहनी ने 100 का नोट निकालकर उसके आंचल में खैरात की तरह डाल दिया। इस समय नाज नखरे वाली हैसियत मिटने जैसी हो गई। पर अपना गुरूर कायम रखने के लिए औरतों की उस भारी मजलिस में बोली, रहने दो शाहनी, आगे भी तो इस घर का ही खाती हूँ। और इस प्रकार शाह से नाता जोड़कर जैसे उसने शाहनी को छोटा कर दिया। मैंने देखा शाहनी औरतों की उस समय भरी मजलिस में एक बार खिसियानी हुई थी, पर फिर संभलकर लापरवाही से नोट का तमंचा जान को लौटाते हुए बोली, सुन रही, शाह से तो तू हमेशा ही लेगी, पर मुझसे तुझे कब कब मिलेगा। ये दो औरतों की अजीब टकराव था, जिसकी पृष्ठभूमि में सामाजिक मूल्य थे। तमंचा चाहे लाख जवान थी, छबीली थी, कलाकार थी, और शाहनी मोटी और ढलती आयु की थी और हर प्रकार से उस दूसरी औरत के सामने साधारण थी। उसके पास पत्नी और माँ होने का जो मान था वो बाजार की सुंदरता पर भारी था। पर यह कहानी मैं पूरे 25 वर्ष बाद लिख पाई। 1975 में मेरे उपन्यास धरती, सागर और सीपियाँ के आधार पर जब कादम्बरी फिल्म बन रही थी, तो उसके डायरेक्टर ने मुझसे फिल्म का एक गीत लिखने के लिए कहा। अवसर वो बताया जब चेतना सामाजिक चलन के ख्याल को हाथ से परे हटाकर अपने प्रिय को अपने मन में और तन में हासिल कर लेती है, और इस मिलन और दर्द के स्थल पर खड़ी चेतना को सामने रखकर मैं जब गीत लिखने लगी तो अचानक वो गीत सामने आ गया जो मैंने 1960 में इमरोज़ से पहली बार मिलने पर अपने मन की दशा के बारे में लिखा था। जो दशा मैंने अपने मन पर भोगी थी, लगा वही अब चेतना को भोगनी होगी, और उस गीत से अच्छा कुछ और नहीं लिखा जा सकता। मैं अपने पंजाबी गीत को हिंदी में अनुवाद करने लगी। तब मुझे लगा जैसे चेतना के रूप में मैं 15 बरस पहले की वो घड़ी फिर से जी रही हूँ। अंबर की एक पाक सुराही, बादल का एक जाम उठाकर घूंट चांदनी पी है हमने, बात कुफ्र की है हमने। कैसे इसका कर्ज चुकाएं मांग के अपनी मौत के हाथों, ये जो ज़िंदगी ली है हमने, बात कुफ्र की है हमने। अपना इसमें कुछ भी नहीं है, रोज़े अज़ल से उसकी अमानत, उसको वही तो दी है हमने, बात कुफ्र की है हमने। नीना मेरे आलना उपन्यास की कल्पित पात्र थी, पर उसे लिखते हुए उसके नए नक्श मेरे मन में इस तरह उभर आए थे कि एक दिन वो मेरे सपने में आ गई। बहुत गुस्से में पहले चुपचाप मेरे पास खड़ी रही, फिर तड़प कर कहने लगी, तुमने मेरा अंत इतना दुखांत क्यों बनाया? क्यों? अगर मैं जीवित रहती तुम्हारा क्या हर्ज होता? तुमने मुझे क्यों मरने दिया? क्यों? मैं जीना चाहती थी। उपन्यास में एक जगह नीना कहती है, मेरी माँ भी सुखी ना हो सकी, वो शायद मैं ही थी पहले जन्म में, और अब मैं सुखी ना हो सकी दूसरे जन्म में, शायद अपनी पुत्री के रूप में सुखी होंगी तीसरे जन्म में।
ये जन्मों की बात मैंने किसी जन्मों के विश्वास के कारण नहीं लिखी थी, केवल 3 पीढ़ियों की बात को प्रतीकात्मक रूप में ढाला था। पर यह बात मेरी पाठक लड़कियों में से एक के मन में इतनी गहरी बैठ गई कि उसने अपने आप को नीना समझ लिया और ये विश्वास भी कर लिया कि वो मर कर तीसरे जन्म में जाएगी तो सुखी होगी। वो मुझे पत्र लिखती, पर अपने नाम और पते के बिना, केवल इतना ही लिखती, मैं आपके उपन्यास की नीना हूँ। मैं उसे इस वहम से निकालना चाहती थी कि वो इस कहानी में अपनी किस्मत की परछाई न देखे, पर कमबख्त ने कभी मुझे अपना पता लिखा ही नहीं। मैं नहीं जानती उसके साथ ज़िंदगी में फिर क्या हुआ। इसी प्रकार उपन्यासों कहानियों के कई पात्र पाठकों के लिए इतने सजीव हो उठते हैं कि वे पत्रों में मुझे लिखते हैं, वो ऐना, वो अलका, वो अनीता, जहाँ भी हैं उसे प्यार देना। एक थी अनीता। उपन्यास जब उर्दू में छपा तो हैदराबाद से वैश्या घराने की एक औरत ने मुझे एक पत्र लिखा कि वो उसकी कहानी है। उसकी आत्मा भी उसी प्रकार पवित्र है, उसकी जिज्ञासा भी वही है, केवल घटनाएं भिन्न हैं। और उसने अपना नाम पता बताकर लिखा कि अगर मैं उसकी कहानी लिखना चाहूँ तो वो किस दिनों के लिए दिल्ली आ सकती है। मैंने उसे पत्र लिखा, पर उसके बाद कभी उसका पत्र नहीं आया। न जाने उस इतनी संवेदनशील औरत का क्या हुआ। हाँ, एरियल नॉवलेट की मुख्य पात्रा मेरे पास आकर लगभग 1.5 महीने मेरे घर पर रही थी ताकि मैं उसकी ज़िंदगी पर कुछ लिख सकूं। नॉवलेट लिखकर पहले उसे सुनाया था। इस रीडिंग के समय उसकी आंखों में कई बार संतोष के आंसू आए। इस प्रकार अगर किसी व्यक्ति विशेष पर कहानी या उपन्यास लिखूं तो उस पात्र की तसल्ली मेरे लिए कहानी छपने से अधिक ज़रूरी होती है। मेरा विश्वास है कि रचना मानव जीवन के अध्ययन के लिए है, ना कि कुछ लोगों को दिखाने के लिए या उनके बारे में चौंकाने वाली अफवाहें फैलाने के लिए, जैसा कि हमारे कुछ पंजाबी लेखक करते हैं। बुलावा नॉवलेट मैंने बम्बई के प्रसिद्ध कलाकार फैज़ के जीवन पर लिखी थी। उन्होंने रेस के घोड़ों पर केवल पैसा ही नहीं लगाया, अपना सारा जीवन लगा दिया है। उनकी कला और उनका ये घातक शौक दोनों परस्पर विरोधी दिशाएं हैं। इसी खींचतान में पड़े हुए उनके जीवन के आवारा वर्षों की कथा लिखने की कोशिश की थी, पर लिखकर सबसे पहले ये नॉवलेट उन्हें ही सुनाया और उनकी अनुमति लेकर प्रेस में दिया। इसी प्रकार कई कहानियां हैं। एक किसी देश के राजदूत की बड़ी प्यारी और उदास पत्नी पर लिखी थी, जिसे उसके पढ़ने के लिए पहले अंग्रेज़ी में अनुवाद करवाया और फिर उसकी अनुमति लेकर प्रेस में दिया। 2-3 कहानियाँ मैंने अपनी एक बहुत अच्छी दोस्त की ज़िंदगी पर लिखी है, उसकी ज़िंदगी के बड़े नाजुक वक्तों के बारे में, पर छपवाने से पहले उसे सुनाई। उसके कहने के अनुसार शहरों और पात्रों के नाम भी इस तरह बदले कि उसका कोई नज़दीकी रिश्तेदार भी न पहचान सके। एक कहानी एक विदेशी औरत पर भी लिखी थी। उसमें कहानी का अंत बदलना पड़ा। कहानी में उसकी मृत्यु हो जाती है, पर वर्षों बाद मैं उसके देश गई तो वो कसकर गले लगकर मिली। उसके पहले शब्द थे, देखो मैं अभी भी जिंदा हूँ, कहानी की मृत्यु में से गुजरकर भी जिंदा हूँ। और उस दिन हम दोनों ने साथ साथ तस्वीरें खिंचवाईं। उसने अपने देश में मेरे लिए कई सौगातें खरीदी। सच में मेरे पात्र और उनका मेरे लिए प्यार मेरी असली अमीरी है। मैं नहीं जानती कि जो लेखक अपने पात्रों के दिलों को दुखा कर कहानियाँ गढ़ते हैं उन्हें ज़िंदगी में क्या हासिल होता है। उपन्यास जेब कतरे जब लिख रही थी तो उसमें जेल में पड़ा हुआ एक पात्र तनवीर एक कविता लिखकर किसी प्रकार जेल से बाहर भिजवाता है और कविता के नीचे अपने नाम के स्थान पर कैदी नंबर लिखता है 6899। मैंने ये नंबर अचेतन रूप से लिखा तो याद आया कि ये गोरकी का नंबर था जब वो कैद में था, जो मैंने मॉस्को में उसके स्मारक को देखते समय कभी अपनी डायरी में नोट कर लिया था। फिर आगे उपन्यास की कहानी में मैंने उसे चेतन तौर पर बरत लिया। हाँ, इस प्रकार कभी ये मालूम नहीं होता कि चेतन और अचेतन रचनाएं कब और कहाँ रिलमिल जाती हैं। उपन्यास जेब कतरे मैंने अपने युवा होते हुए पुत्र के जीवन के आधार पर लिखा था। इससे पहले एक कहानी लिखी थी, कहानी दर कहानी, जिसकी घटना ये थी कि एक बार छुट्टियों में हॉस्टल से घर आए हुए मेरे बेटे ने अपनी एक बंगालिन दोस्त को पत्र लिखा, बड़े एहसास के साथ, कि इस समय मेरे कमरे में बीथोवन का संगीत चल रहा है और मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ। पर तुम्हें पत्र लिखना ऐसा है जैसे कोई अपने ही घर का दरवाज़ा खटखटा रहा हो। उत्तर में उस लड़की का जो पत्र आया वो बहुत साधारण था। शाम का गहरा अंधेरा था जिस समय वो एक कागज़ लिए मेरे कमरे में आया। मैं उस समय तक ना उस पत्र के बारे में जानती थी जो उसने लिखा था और ना उसके बारे में जो उत्तर में आया था। उसने कहा, ममा
मैंने एक लड़की को एक ख़त लिखा था, पर उसकी समझ में ही नहीं आया। वो आपको सुनाऊं? और उसने मुझे वो ख़त सुनाया। ख़त की रफ़ कॉपी उसके पास थी। फिर कहने लगा, जवाब में जो ख़त आया है वो ऐसा है जैसे मौसम का हाल लिखा हो। मैंने पूछा, अब उसे और ख़त लिखना चाहोगे? तो वो कहने लगा, नहीं, उसका ख़त इतना साधारण है, पढ़कर लगता है जैसे मैं मुख्य दरवाजे से अंदर गया और पीछे के दरवाजे से बाहर आ गया। और मैंने कुछ दिनों बाद इसी छोटी सी बात के आधार पर एक कहानी लिखी थी। पर जब अब उपन्यास लिखा तो उसका क्षेत्र बहुत बड़ा था। उसमें यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का जो वातावरण है, वहाँ मेरे अपने लड़के के दोस्त हैं, जवान हो रहे सपनों से चौंकते हुए, भूख, भय और समय से फ्लर्ट करते हुए, जीवन को अपने अपने कोण से देखते हुए और अपनी अपनी अनुभूति की पीड़ा को झेलते हुए। बुनियादी घटनाएं मेरे पुत्र के और उसके मित्रों के जीवन की हैं, पर वो अपने से आगे की पीढ़ी को समझने का यत्न था। इसमें मैंने अपने आप को चाहे एक दर्शक के समान रखा था, फिर भी अचेतन तौर पर इसके अनेक विचारों में समा जाना स्वाभाविक था। जब मैंने इसे लिखकर अपने बेटे को पढ़ने के लिए दिया, तो चाहे उससे भी पहले उसके मित्रों ने इसे पढ़ा। वे अपना चेहरा पहचानते रहे और मुझे कॉम्प्लीमेंट देते रहे। पर जब मेरे लड़के ने पढ़ा, कई स्थानों पर बहुत कुशलतापूर्वक लिखने पर कॉम्प्लीमेंट भी दिया, पर कहा, अगर ये उपन्यास मैं लिखता तो कुछ और ही तरह लिखता। ये ठीक है, आखिर मेरे लिए एक पूरी पीढ़ी के फासले को लांघने का यत्न था, पर फासले को लांघने वाले पैर अपने थे, पहली सीढ़ी के। इसीलिए मेरे समय के आदर्शवाद का उसके घुल जाना स्वाभाविक था। इस उपन्यास में जिस सविता और रवि का विवाह मैंने विस्तार सहित लिखा, वो उपन्यास छपने के कई वर्ष बाद मेरे पुत्र के से मिलने आए, मुझसे भी मिले। वे किताब में छपे हुए अपने विवाह के वर्णन को पढ़कर हंसते रहे और मैं अपने पात्रों को देखती रही। अब उनके एक प्यारा सा बच्चा भी था, उनके घबराकर किए हुए विवाह की परिपुष्टि। खैर, अपने पात्रों को इस प्रकार देखना जो एक प्यारा अनुभव है, वो एक अलग बात है। मैं उपन्यास के लेखन काल की बात कर रही थी। इसका विचार उस पत्र से बंधा था जो मेरे पुत्र ने मुझे हॉस्टल से लिखा था। उपन्यास में ये पत्र 5वें परिच्छेद के आरंभ में है, जिसमें उपन्यास का मुख्य पात्र कपिल पत्र को समाचार पत्र का रूप देता है और उसका नाम द टाइम्स ऑफ कपिल रखता है और समाचार पत्र के जारी होने की ये तारीख लिखता है, जो उसके अपने जन्म की तारीख है। और इस समाचार पत्र की बिक्री सबसे अधिक जिस शहर में होती है, वो अपनी माँ का एड्रेस लिखता है। फिर समाचार पत्र के 6 कॉलम बनाता है, जिनमें खबरों की शक्ल में माँ को पत्र लिखता है। मेरे लड़के का नाम नवराज है, पर उसे प्यार से शैली कहते हैं। मेरे पास उपन्यास का वो पत्र द टाइम्स ऑफ शैली अभी तक रखा हुआ है। वो हॉस्टल से जब भी छुट्टियों में घर आता था, हॉस्टल की बहुत सी बातें विस्तार से सुनाया करता था। उस पत्र के बाद जब वो आया तो मैंने उपन्यास शुरू करने से पहले उसे पास बिठाकर नोट्स लेने शुरू किए। फिर जब उपन्यास शुरू किया तो एक बार उसने कहा, मम्मा, आपने अपनी ज़िंदगी को नया मोड़ दिया, पर क्या आप जानती हैं हम दोनों बच्चों ने इसके लिए कितनी मेंटली सफ़र किया है। घर टूटता है तो मासूम बच्चे टूटते हुए घर के कंकरों को किस तरह अपने शरीर पर झेलते हैं, इसकी पीड़ा मेरे मन में थी। कहा, जैसे गरीब माँ के घर जन्मे बच्चे को माँ की गरीबी भुगतनी पड़ती है, उसी तरह मन की पीड़ा में से गुजरती हुई माँ के घर में जन्मे बच्चों को उसकी पीड़ा भी भुगतनी पड़ती है, माँ के नैन नक्शों की तरह। जानती हूँ इस पीड़ा को मेरे बच्चों ने भुगता है, पर मेरी लड़की ने सारे समय की लंबाई में कभी भी मेरे साथ हमदर्दी नहीं खोई, पर पुत्र ने कुछ समय के लिए ज़रूर खो दी थी, बचपन से लेकर जवान होने तक के समय में। ये शायद एक लड़का और एक लड़की के होने का अंतर है। आज भी मेरी नन्ही सी अनजान सी बेटी के वो बोल मेरे कानों में हैं। जब नवराज की किसी समय की बेरुखी से मैं उदास हो जाती थी तो कंदला कहा करती थी, मामा, आप बहुत सोचा ना करें, शैली बड़ा हो जाएगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। खैर, उस दिन मेरे बेटे ने कहा, मम्मा, इस उपन्यास में आप उस बच्चे की परेशानी लिख सकती हैं जो माँ बाप का घर टूटने पर वो भुगतता है। हाँ, मैंने कहा, और उपन्यास के अंतिम भाग में कपिल के मिडनाइट विज़न की शक्ल में उस परेशानी को लिखने की कोशिश की।